आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है से सब्जेक्ट, उसमें जो लास्ट यूनिट पर जो है वो है आपका साइको एक्टिव ड्रग्स। और साइको एक्टिव ड्रग्स को जो है हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो एक्टिव एजेंट्स। इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो जनरल इंट्रोडक्शन, साइको एक्टिव जो ड्रग होते हैं वो जो है मेंटल प्रोसेसेस पर आधारित होते हैं। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि पागलपन या मेंटल डिसबैलेंस, तो इनके कई प्रकार की जो मेंटल इलनेस होती है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो मेनली इसको जो है फार्मास्यूटिकल की जो भाषा है उसके अंतर्गत हम इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो कहने का मतलब है कि जो आपका साइको एक्टिव ड्रग होता है इसका यूज़ हम लोग साइकोटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में करते हैं। अब दूसरा देखें तो इसमें जो क्लिनिकल इलनेस होती हैं, यूज़फुलनेस इसका क्या है, तो क्लिनिकल यूज़फुलनेस के बारे में हम इसके बारे में बता सकते हैं। क्लिनिकली इसका यूज़फुल जो होता है उसको कई बेसिस पर हम लोग इसको बता सकते हैं। इसमें कई बेस होते हैं जो कि मेंटल जो प्रोसेसेस होते हैं उनको जो है ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेनली जो है इनको 3 मेजर कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला होता है आपका न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स, दूसरा होता है एंटी डिस्प्रेसेंट ड्रग्स, और तीसरा होता है एनॉक्सिटिक्स ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स हैं ये अलग अलग प्रकार के जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में जो है क्लिनिकली रूप से यूज़ किया जाता है। इसमें अब एक एक करके हम लोग डिटेल करते चलते हैं। तो इसके डिटेल में देखें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो होता है इसको एक और नाम दिया जाता है, ये कहलाता है आपका एंटी साइकोटिक एजेंट। तो कहने का मतलब है एंटी साइकोटिक एजेंट के नाम से भी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को जाना जाता है। दूसरा इसका जो प्रकार बताए हम लोग, तो दूसरा प्रकार इसका है एंटी डिस्प्रेसेंट। तो एंटी जो डिस्प्रेसेंट होते हैं ये जो हैं मूड स्टेबलाइज़र होते हैं। मूड स्टेबलाइज़र कहने का मतलब है जैसे मूड जो है वो टाइम टू टाइम तुरंत ही क्षणभंगुर जिसको बोलते हैं हम लोग चेंज होते रहता है। तो जैसे अभी कुछ जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, तो इसके एग्जांपल में जैसे हम लोग के पढ़ाई के बारे में है तो थोड़ी देर इस सब्जेक्ट को पढ़ लें, तो उसके बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ लें या और कोई सब्जेक्ट पढ़ लें या वीडियो देख लें। इस प्रकार मतलब जो हमारा मूड जो है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसके स्टेबलाइजेशन के लिए ये जो आपका एंटी डिस्प्रेसेंट जो ड्रग होते हैं इनको लिया जाता है। इसके जो तीसरे प्रकार है, इस तीसरे प्रकार में हम लोग जो है एनॉक्सिलाइड्स को लिया जाता है। एनॉक्सिलाइड्स का जो अदर नेम है उसको हम लोग एंटी एनॉक्सिटी एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एंटी एनॉक्सिटी एजेंट जो है वह भी एक प्रकार का क्लिनिकल यूज़फुल में क्लिनिकली रूप से जो है इसका यूज़ किया जाता है ये मेंटल प्रोसेस को ठीक करने के लिए। इसके कुछ हिस्ट्री हैं, ये हिस्ट्री कब कौन सा जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं या साइको एक्टिव ड्रग्स हैं इनका किस प्रकार से इनका खोज हुआ था इसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं, तो ये जो है 1952 में जो है एक ड्रग है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है आपका क्लोरोप्रेमाज़ीन। क्लोरोप्रेमाज़ीन जो है मेनली उस पेशेंट को दिया जाता था जिसको जो है साइजोफेनिक पेशेंट को दिया जाता था, जिसको साइजोफेनिक जो बीमारी होता है या जो मेंटल डिसीज होता है ऐसे पेशेंट को जो है यह ड्रग दिया गया था सबसे फर्स्ट में। कब? तो 1952 पर। अब इसके बाद देखते हैं तो दूसरा जो आपका ड्रग है वो ड्रग है आपका
रेस्पिरिन। रेस्पिरिन जो है इसका डिस्कवर किया गया था। इसका जो यूज़ है वह साइकेट्रिक जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इनके द्वारा जो है कुछ अभी जो फ्यू इयर्स हैं इसी मतलब जो अभी रिसेंट जो हम बोल सकते हैं कि जो 21वीं शताब्दी है इसमें जो है इस ड्रग का जो है डिस्कवर किया गया था और इसका भी यूज़ जो है वह साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए किया गया था। तो ये हिस्ट्री भी इसको बोल सकते हैं और इसको इस यहाँ पे मैं जो है एग्ज़ाम्पल के रूप में भी बताया हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल भी हम इसको मान करके चल सकते हैं कि कुछ जो साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं उनको जो है हम जो है साइको एक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसका हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये वो साइको एक्टिव ड्रग्स है वह कई ग्रुप में हम लोग इसको बांट करके स्टडी कर सकते हैं। तो इसके प्राइमरी यूज़ के बेसिस पर यहाँ पे जो आपका साइको एक्टिव ड्रग्स है इन साइको एक्टिव ड्रग्स को उनके प्राइमरी यूज़ के आधार पर जो है कुछ ग्रुप में हम लोग बांट करके स्टडी कर रहे हैं। इसमें है पहला है आपका एंटी साइको एक्टिव ड्रग्स या फिर न्यूरोलेप्टिक्स। एंटी साइको एक्टिव ड्रग्स या फिर न्यूरोलेप्टिक। तो ये जो हैं आल टाइप के जो साइकोसिस होते हैं और पर्टिकुलरली जो है आपका साइज़ोफ्रेनिया जो होता है साइज़ोफ्रेनिया ये जो है मेंटल डिसीज़ का नाम है साइज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस जो होते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है मेनली इस ड्रग का यूज़ किया जाता है एंटी साइकोटिक ड्रग का या फिर न्यूरोलेप्टिक ड्रग का। इसका दूसरा टाइप देखें तो इसका जो दूसरा टाइप है वो है आपका एंटी एनेक्स्टिक ड्रग। एंटी एनेक्स्टिक ड्रग्स जो है यह एनेक्सिटी जो होते हैं और जो है फोबिक स्टेट कहने का मतलब है जैसे प्रतिकर्षी, तो जैसे कि पानी से प्रतिकर्षी मतलब जैसे हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब है कि जो है पानी से जो है फोबिया हो जाना, जैसे और कुछ से फोबिया मतलब किसी के प्रति जो है अपनी रुचि ना होना, मतलब उससे जो है हमको एलर्जी होना। तो ये इसी प्रकार के जो मेंटल डिसीज़ होते हैं जो फोबिक स्टेट्स वाले उसके लिए जो है ये आपका एंटी एनेक्स्टिक ड्रग्स का या फिर एंटी एक्सटिव जो ड्रग है इनका यूज़ किया जाता है। इसमें तीसरा देखें हम तो इसका जो तीसरा जो ड्रग्स है वो कहलाता है आपका एंटी डिप्रेसेंट क्लास के क्लास में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो ड्रग होता है मेनली जो है फोबिक स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें को कंपल्सिव जो बिहेवियर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर इसके लिए जो है इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है और माइनर और मेजर जो डिप्रेसिव इलनेस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जो एंटी एनेक्सिटी जो डिसऑर्डरनेस होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। इस क्लास के जो उपस्थित ड्रग्स होते हैं इनको जो है यूज़ किया जाता है। चौथा जो क्लास है आपका ये चौथा क्लास है वो है एंटीमेनिक आर अ मूड स्टेबलाइज़र ड्रग। एंटीमेनिक या फिर उसको मूड स्टेबलाइज़र ड्रग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो ड्रग होता है यह ड्रग मेनली यूज़ किया जाता है मेनिया या फिर जो ब्रेक साइकिल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर जो होता है इसके लिए। ये ब्रेक साइकिल डिफेक्टिव जो डिसऑर्डर होता है इसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड थॉट। अनकंट्रोल्ड थॉट जैसे सोचते सोचते जो है हम लोग किसी चीज़ के बारे में इतना सोच लेते हैं उसमें मतलब उसके बारे में जो है बहुत अत्यधिक जो है सोच लेना कि इसका ये होगा कि क्या होगा इस टाइप का और जो है नींद ना आना। तो इस टाइप के जो आपका मूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये मूड
जो डिस्टर्ब होता है इसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए इस टाइप के ड्रग्स का हम लोग यूज़ करते हैं, मूड स्टेबलाइज़र ड्रग्स का। पांचवा कैटेगरी में हम लोग जो है इसको कैटेगराइज करते हैं, वो ड्रग्स है हमारा पांचवा जो ड्रग है वो है साइकोटोमीमेटिक्स। ये जो ड्रग्स होता है इसको और नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये है आपका साइकेडेलिक या फिर साइकोडिस्लेप्टिक या फिर हेलुसिनेशंस। कहने का मतलब है ये जो ड्रग्स हैं इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, वो होता है आपका डेलिक, साइकोडिस्लेप्टिक और है हेलुसिनेसिक। तो आप सुने भी होंगे इसके बारे में, हेलुसिनेशन। तो ये जो ड्रग है ये मेनली जो है हेलुसिनेशन जो है इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसको बोल रहा है दे आर रेयरली यूज्ड थेरेटिकली, मतलब थेरेपी में भी इसको जो है मेनली यूज़ किया जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, क्योंकि ये जो ड्रग होता है यह मेजॉरिटी में जो है एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसी के आगे देखते हैं हम लोग साइकोसिस। तो साइकोसिस क्या होता है, तो साइकोसिस के बारे में हम लोग स्टडी करें। साइकोसिस में हम लोग बता सकते हैं कि जो साइकोटिक इलनेस जो होता है मेनली, ये जो साइकोटिक इलनेस है इसी को ही हम लोग साइकोसिस कहते हैं, या कॉमन भाषा में बोलें तो जो मेंटली डिसऑर्डरनेस होता है वही हमारा साइकोसिस कहलाता है। इसमें जो साइकोसिस जो होता है, ये साइकोसिस जो है ये सीरियस डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट होते हैं, बिहेवियर की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाना, या फिर परसेप्शन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डुलनेशन या फिर हेलुसिनेशन। तो इस प्रकार के जो कंबाइंड रूप से जो मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, इन मेंटल डिसऑर्डर को जो है हम लोग एक वर्ड में बोलें तो इसको जो है हम लोग साइकोसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका साइकोसिस है, ये साइकोसिस जो है उसके मेंस फॉलोइंग इलनेस के आधार पर, मतलब उनके जो इलनेस के आधार पर इस साइकोसिस को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं, मतलब अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स। ये एक प्रकार का बीमारी है, मेंटल डिसीज़ है, जिसको हम लोग एक्यूट और क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। इसके प्रीडोमिनेंट जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं कन्फ्यूज़न, डिसओरिएंटेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और डिएक्टिव मेमोरी। कहने का मतलब है इसमें कन्फ्यूज़न समझ में आता ही है, डिसओरिएंटेशन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम पूर्ण तरह से ना समझ पाएँ, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कंप्लीट रूप से उसके जो बिहेवियर है हमारा वो किसके साथ कैसा बिहेव करना है ये ना समझ पाएँ, या फिर है डिफेक्टिव मेमोरी, कुछ चीज़ें जो है हम कुछ काम किए रहेंगे उसको जो है अचानक से भूल जाएं। तो इस प्रकार का जो इलनेस है इसको हम लोग जो है इस एक्यूट क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जो मेंटल डिसीज होता है इसके अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई करते हैं।
सेकेंड जो हमारा जो डिसऑर्डर है वो होता है आपका फंक्शनल डिसऑर्डर। और ये जो फंक्शनल डिसऑर्डर होता है दे आर टू टाइप, ये दो टाइप में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पहला होता है आपका साइजोफेनिया या स्प्लिट माइंड। स्प्लिट माइंड तो जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि इसका दिमाग चल गया है, तो दिमाग चल जाना, तो कहने का मतलब इसी को जो है हम लोग साइंटिफिक भाषा में स्प्लिट माइंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग ऑफ परसेप्शंस, जो परसेप्शंस होता है वो स्प्लिट हो जाना, या फिर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी, मतलब जो रियलिटी होता है उसमें इंटरप्रिएट हो जाना। इंटरप्रिएट कहने का मतलब है कि हम लोग जो रियलिटी चल रहा है उस रियलिटी में किसी जो काल्पनिक चीज़ है उस चीज़ को सोच लेना, तो ये कहलाता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रॉम रियलिटी में। या इसी को ही हम लोग एक वर्ड बोलते हैं हेलुसिनेशंस, मतलब जैसे जो है नहीं उसके बारे में सोच लेना। इसके एक परफेक्ट एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें जो है जो हीरो रहता है संजय दत्त, उसको जो है हेलुसिनेशंस के कारण से क्या दिखता था, तो उनको जो है गांधी जी दिखते थे। तो ये इसी प्रकार का जो स्प्लिट माइंड है वो इस फंक्शनल डिसऑर्डर वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। मतलब साइजोफेनिया हम उसी चीज़ को बोलेंगे, हेलुसिनेशन को। इसमें आगे इसी में हम बता सकते हैं कि जो इनएबिलिटी ऑफ थिंकिंग, जो हमारी सोच है उसकी एबिलिटी जो है वह घट जाती है। तो ये जो साइजोफेनिया जो होता है, मतलब यह एक इलनेस का प्रकार है। किसका, तो ये साइकोसिस जो होते हैं उसके इलनेस का प्रकार है फंक्शनल डिसऑर्डर के अंतर्गत। अब इसमें दूसरा इसका देख लेते हैं, पैरानॉइड स्टेट। तो ये जो पैरानॉइड स्टेट में क्या होता है, तो फॉल्स बिलीफ्स, मतलब हम झूठे चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। झूठे चीज़ पर जैसे कि काइंड्स ऑफ फिक्स्ड डिल्यूशन, मतलब कुछ भी जो है जो झूठे चीज़ है जो रियल में हो नहीं सकता उस पर जो है हमारा माइंड जो है वो विश्वास कर ले। तो इसको जो है इस प्रकार का जो इलनेस होता है, इस इलनेस को हम लोग जो है पैरानॉइड स्टेट्स के अंतर्गत लेते हैं। इसमें और भी बोल सकते हैं, लूज ऑफ इंसाइट्स रिजल्टिंग इनटू एबनॉर्मेलिटी, मतलब जो आपका नॉर्मेलिटी, जो इनसाइड नॉर्मेलिटी, पैरानॉइड स्टेट हम उस स्टेट को भी बोल सकते हैं जहाँ पे जो है हमको देखने में जो है एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न हो जाए। देखने में एबनॉर्मेलिटी कहने का मतलब है कि हम अपने सोच के बेसिस पर जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखने लगे। तो इस प्रकार के जो एबनॉर्मेलिटी है, इन एबनॉर्मेलिटी को जो है हम लोग, ये सेकेंड टाइप का जो इलनेस है फंक्शनल डिसऑर्डर, उसके सेकेंड कैटेगरी में पैरानॉइड स्टेट में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो साइकोसिस जो है इस प्रकार से देखें तो मेनली टू टाइप के होते हैं, और जो दूसरा टाइप होता है फंक्शनल डिसऑर्डर उसके भी दो कैटेगरी होते हैं, और दो कैटेगरी में जो इलनेस होते हैं उनके बारे में हम लोग जो है डिस्कस किए। अब अगला जो है वो होता है आपका इफेक्टिव डिसऑर्डर्स। तो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एक्टिव डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है हम लोग जो है जो मेंटल डिसीज होते हैं उनके जो प्राइमरी सिम्पटम्स के आधार पर जो है इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो मेनली रूप से जो एक्टिव डिसऑर्डर होते हैं वो मेनली रूप से दो टाइप के होते हैं। जो पहला जो डिसऑर्डर होता है, इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, वो है आपका मेनिया। तो मेनिया का हम जो कॉमन सिम्पोटम्स हैं,
इसको हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन सिम्पटम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें है हाइपर एक्टिविटी। तो हाइपर एक्टिविटी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो अति उत्साहित हो जाना। दूसरा जो है वायलेंट बिहेवियर, मतलब छोटे छोटे चीज़ पर जो है गुस्सा हो जाना। तीसरा जो है अनकंट्रोलेबल थॉट, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचते सोचते हम इतना सोच लें, मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच लें। चौथा जो है इसका सिम्पटम्स में हम बता सकते हैं अनकंट्रोलेबल स्पीच, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सिम्पटम्स हैं वह मेनिया जो कि अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है उसके अंतर्गत इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें जो है सेकेंड जो अफेक्टिव डिसऑर्डर है वो है आपका डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में देखें हम तो कॉमन सिम्पटम्स जो है वो होता है गिल्ट, सैडनेस मतलब समझ में आ गया बहुत दुखी हो जाना। फिजिकल एंड मेंटल स्लोइंग, मतलब काम करने में और जो है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में जो हमारा माइंड काम नहीं करना, तो ये जो है आपका मेंटल स्लोइंग कहलाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडिएशन, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडिएशन मतलब खुद से कुछ कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित ना होना। तो इस प्रकार का जो सिम्पटम्स होते हैं, इसमें एक और सिम्पटम्स है आपका, वो है आपका मेलेकोलिया। तो मेलेकोलिया भी एक साइंटिफिक वर्ड है। इस साइंटिफिक वर्ड इस प्रकार के जो सिम्पटम्स जो हैं वो डिप्रेशन के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा न्यूरोसिस। और ये जो न्यूरोसिस जो होते हैं ये हाईली मेंटल डिसीज नहीं होते हैं, ये नॉर्मल या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लेस सीरियस मेंटल इलनेस, मतलब जो सीरियस मतलब एक प्रकार से जो सामान्य भाषा में सामान्य जो मेंटल डिसीज होते हैं इसको जो है हम लोग बोलते हैं न्यूरोसिस। और इस न्यूरोसिस को जो है इन निम्न कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें है पहला है आपका एनेक्सिटी जो है वह एक नॉर्मल डिसीज होता है। इसमें क्या होता है, तो ये अनप्लेसमेंट इमोशनल स्टेट उत्पन्न हो जाता है। और ये जो है अनप्लेसमेंट जो इमोशनल स्टेट है वह अनएयरनेस मतलब कुछ चीज़ जो है सुनाई ना देना। कंसर्न फॉर द फ्यूचर, मतलब एक प्रकार से जो है हम किसी चीज़ के बारे में सोच करके एक प्रकार से जो है मेंटली रूप से मेंटल डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मेंटल जो कंडीशन उत्पन्न होता है इसको जो है हम लोग एनेक्सिटी के नाम से जानते हैं। एनेक्सिटी एक टर्म्स है जो कि साइंटिफिक टर्म्स है, उस साइंटिफिक टर्म्स के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा न्यूरोसिस जो इलनेस है वो होता है आपका हिस्टेरिकल जो पेशेंट होते हैं ये सीरियस रूप से जो फिजिकल इलनेस उत्पन्न हो जाता है उनमें, जो हिस्टेरिकल जो पेशेंट होंगे उनमें सीरियस फिजिकल इलनेस उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें स्टिमुलेशन जो है मतलब एड्रेनलिन या जो हमारे जो भागने वाले हार्मोन्स हैं, भागने वाले मतलब डर के समय जो उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है या स्टिमुलेशन है, उस हार्मोन्स को जो स्टिमुलेट करने वाले हैं इनमें जो है डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाने के कारण से हमारा जो शरीर है वो जो है इलनेस, कहने का मतलब है कमज़ोर हो जाना, मतलब वह काम करना बंद कर देना। जैसे इसका एक एग्जांपल सिंपल सा देखें
तो होता क्या है, तो जैसे अचानक से अगर हमारे सामने सांप आ जाता है, तो सांप आ जाने के कारण से या तो हम वहाँ से भाग खड़े होंगे, तो ये देखो ये भाग खड़े होना, तो इस कंडीशन में होगा क्या, तो हमारे जो एड्रीनलिन होती हैं, एड्रीनलिन एक हार्मोन्स होता है जो कि हमको भागने में मदद करता है, डर उत्पन्न करने का काम करता है। तो ये हार्मोन्स उत्पन्न हो जाने से हम वहाँ से भाग खड़े होंगे। लेकिन यहीं पे अगर स्टिमुलेशन जो है वो इस हार्मोन्स का नहीं हो पाया, ये हार्मोन्स वहाँ पे सीक्रेट नहीं हुआ, स्टिमुलाई वहाँ पे नहीं पहुँचा, स्टिमुलेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हमारा जो हाथ पैर है वो वहीं पे जम जाएगा। मतलब वहाँ से हम भाग भी नहीं सकते और वहाँ मतलब वहाँ पे हम जो है खंबे की तरह जो है खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिसीज़ होता है, इस डिसीज़ को या इस जो इलनेस है इसको हम लोग हिस्टेरिकल इलनेस कहते हैं। और यह भी एक प्रकार का मेंटल डिसीज़ ही होता है, इसको जिसको जो है हम लोग न्यूरोसिस के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं। इसका तीसरा देखें तो तीसरे में हम लोग इसको बता सकते हैं, तीसरा जो है न्यूरोसिस, इसमें हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को जो है इस कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे जो है हमारी जो थॉट होती है या बिहेवियर है, यह एबनॉर्मलिटी, उस बिहेवियर या थॉट में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जो है रिचुअल्स लाइक पेशेंट्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ये क्या होते हैं, तो नॉट एबल टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इवन ऑन वॉलेंट्री एफर्ट्स। मतलब है कि ये खुद से जो है अपने जो थॉट है या बिहेवियर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप का जो इलनेस होता है, इस इलनेस को जो है हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जो चौथा कैटेगरी है, इस चौथे कैटेगरी में हम लोग जो है फोबिक स्टेट वाले न्यूरोसिस को रखते हैं। इसमें क्या होता है, तो मनुष्य में या पर्सन में जो है फियर उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है, और इस डर के कारण से जो है सिचुएशन मतलब हम ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जो है डर करके वहाँ से या तो भाग जाते हैं या तो उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाते। तो इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं फोबिक स्टेट। इस फोबिक स्टेट को हम समझाने के लिए और भी बोल सकते हैं सम अननोन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी, जैसे कि कई लोगों को जो है पानी से फोबिया होता है। ये ज़्यादातर हम लोग सीरियल्स में देखते हैं कि जो है बताया जाता है कि मेरे को पानी से एलर्जी है या फोबिया है, मेरे को या कुछ और भी चीज़ों से, कई ज़्यादातर जो है हम लोग ये पानी फोबिया मतलब हाइड्रोफोबिया के बारे में ही जानते हैं। तो यह भी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसलिए जो है यह चौथा जो न्यूरोसिस का टाइप है उसमें क्लासिफाई किया गया है। इसमें पांचवा जो डिसऑर्डर है या इलनेस है वो है रिएक्टिव डिप्रेशन। रिएक्टिव डिप्रेशन में क्या होता है, तो इसमें जो है फिजिकल इलनेस उत्पन्न हो जाता है। इसमें फिजिकल इलनेस कहने का मतलब है हम प्रतिक्रिया ना कर पाएँ, मतलब हम जो है उसके किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ना कर पाएँ, ये होता है। या हमारी जो फिजिकल कंडीशन है वो लॉस हो जाती है, या फिर सेल्फ स्टीम हो जाना, या फिर ब्रेवमेंट मतलब जो है हम घबरा करके वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्टिव डिप्रेशन
ब्रेवमेंट मतलब घबरा करके वहाँ से भाग जाना। तो इस टाइप का जो मेंटल कंडीशन जो उत्पन्न होता है, उस कंडीशन के आधार पर इस प्रकार के जो मेंटल इलनेस है, इसको हम लोग रिएक्टिव डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो छठवां आपका इलनेस है वो है आपका पोस्ट ऑटोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ऑटोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये क्या होता है? तो इसके जो है बहुत सारे सिम्पटम्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। ये डिसऑर्डर जो है आर लाइक अ वार, रेव्स और है अर्थक्वेक। तो किसी लड़ाई के कारण जो है हमको मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाए या अर्थक्वेक आ जाने के कारण झटका लग जाए, तो इस प्रकार का जो इलनेस है, इस इलनेस को जो है हम लोग पोस्ट ऑटोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार है न्यूरोसिस का। तो इस प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं न्यूरोसिस के बारे में। और न्यूरोसिस के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि यह जो है लेस सीरियस मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस होता है। इसी में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम लोग सिंपल सा देखें कि जो हमारा सिनेप्स होते हैं और जो न्यूरो इफेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन पर इनके थ्रू एक्रॉस हो नर्व ट्रांसमिट मैसेज, मतलब जो है मैसेज का जो है नर्व्स में ट्रांसमिशन होना। किसके किसके बीच में? तो सिनेप्सिस एंड न्यूरो इफेक्टर जंक्शन के बीच में। इसमें इस जो मैसेज है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक मैसेंजर, जो केमिकल मैसेंजर होता है, उस केमिकल मैसेंजर को ही हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये इलेक्ट्रिकली फंक्शन या इलेक्ट्रिकली फंक्शनल ट्रांसमिशन शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रूप में जो है फंक्शन जो है शो करते हैं। इलियट नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1905 में सजेस्ट किया कि जो नर्व फंक्शन होते हैं वह एड्रीनालिन नामक जो केमिकल होता है, उस केमिकल के रिलीज होने के कारण से मैसेज है वह नर्व सिस्टम में ट्रांसमिट होता है। डैक्सन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1907 में बताया कि जो म्यूस्केरिन लाइक केमिकल, मतलब म्यूस्केरिन भी एक केमिकल होता है, इनके कारण से जो है जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकली फंक्शनड जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। नाइनटीन 1926 में जो है वागस्टॉफ नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है एसिटिल कोलिन नामक केमिकल का खोज किया था, जो कि इलेक्ट्रिकली रूप से नर्व्स ट्रांसमिशन में जो है हेल्प करते हैं। वहीं देखें तो डेल नामक साइंटिस्ट ने 1941 में जो है एक पैरासिम्फेटोमेटिक जो करेक्टर है उसके बारे में इन्होंने बताया था। और आज के दशक में हम देखें तो जो केमिकल ट्रांसमीटर के रूप में जो है कई प्रकार के केमिकल्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर की खोज हो चुकी है, और ये सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें है आपका डोपामीन, गाबा। ये जो गाबा होता है, ये इसका फुल फॉर्म देखें तो ये होता है आपका गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। इसके अलावा 5-HT पेप्टाइड्स
प्यूरिन्स एंड नॉन एड्रिनेलिन्स। ये जो 4-5 हम लोग अभी नाम जो पकड़े, ये नाम है न्यूरोट्रांसमीटर के। मतलब वो एक केमिकल जो कि मैसेज का ट्रांसमिशन करे या ट्रांसमीटर का काम करे, इन्हीं को ही हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। तो न्यूरोट्रांसमीटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं